हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तमिलनाडु इलेक्शन की, जो कि इस साल होने वाली है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि राज्य में 87% हिंदू समुदाय है, जिसमें से 45% ओबीसी आता है, जिस क्लास से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। इसके बावजूद बीजेपी वहाँ पे सेंधमारी नहीं कर पा रही है, अपने वोट परसेंट बढ़ा नहीं पा रही है। क्या कारण है, आइए हम देखते हैं। बहुत समय पहले पेरियार नाम के एक महान नेता थे, जिन्होंने द्रविडियन राजनीति की शुरुआत की। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि द्रविडियन राजनीति होता क्या है। ये विचारधारा ऐसी विचारधारा है जिसमें तमिल पहचान को प्रमुखता दी जाती है, तमिल भाषा को प्रमुखता दी जाती है, सामाजिक न्याय में पिछड़े वर्गों की, दलितों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, और उत्तर भारतीयों और ब्राह्मणों के खिलाफ आक्षेपण करना और स्वायत्तता इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये जो द्रविडियन राजनीति विचारधारा है, ये काफ़ी सालों से तमिलनाडु को जोड़े हुए है, और इसको बुनाने के लिए वहाँ की जो रीजनल पार्टियां हैं काफ़ी एक्टिव रहती है, जिससे उनका वोट शेयर नेशनल पार्टी को ना चली जाए। अब यहाँ पे इनका सपोर्ट हर धर्म की संस्थाओं से मिलता है। जबरदस्त तरीके से देखा गया है कि यहाँ पे एक्टिविटी होती है हर धर्म के लोगों के द्वारा, धर्म के संस्थाओं के द्वारा, जो कि इनको एकजुट रखने में काफ़ी प्रमुख भागीदार होती है। तमिलनाडु में बीजेपी या कांग्रेस क्यों निकल के नहीं आ पा रही है, इसका मुख्य रीजन है जो कि द्रविड़ राजनीति का मजबूत होना, जो हिंदुत्व की राजनीति से टोटली अलग है। तो तमिलनाडु की जो जनता है वो अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को बहुत महत्व देती है, और वो बाकी जो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट इंडिया है जहाँ पे हिंदू की राजनीति करती है बीजेपी, उसमें बिलीव नहीं करते। इसी विचारधारा की प्रमुखता के कारण डीएमके, जो कि अभी सत्ताधीन पार्टी है, उसके प्रमुख मुखिया जो है एम के स्टालिन, जो कि ईसाई समुदाय से आते हैं, जिनका ईसाई समुदाय का 6% आबादी में भागीदारी है। तो ऐसा किसी भी स्टेट में आप देख लो, जहाँ पे अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, जब बनेगा तब सिख ही बनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिखों का परसेंट ज़्यादा है। बट तमिलनाडु में हिंदुओं की परसेंटेज भागीदारी ज़्यादा है आबादी में, फिर भी यहाँ पे एक अल्पसंख्यक रीजन का जो प्रमुख है वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। ऐसा तमिलनाडु में ही संभव हो सकता है, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स टोटली अलग है। तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। अभी टीएमके के पास 133 सीट है, जबकि एआईएडीएम के पास 80 सीटें हैं, और कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं। अब यहाँ पे विजय की टीबीए के पार्टी का गठन हुआ है, जो कि काफी जोर शोर से प्रचार कर रही है, और एज पर मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनको 12 से 15% वोट शेयर मिलने के चांसेस है। अगर 12 से 15% वोट शेयर मिल गया इनको, तो कम से कम इनको 30-35 सीटें आ सकती हैं। अगर 30-35 सीटें लेके आएंगे तो ये जो होगा, ये डीएमके का तिथि होगा, क्योंकि जो डीएमके के वोटर्स हैं वही विजय को वोट देंगे। एआईएडीएमके का और बीजेपी का जो सपोर्टर है वो लोग एक साथ रहेंगे, उनका टाई अप है, गठबंधन है, जो कि काम करेगा एज यूजुअल। कांग्रेस के कुछ अपने सपोर्टर्स हैं जो कि हमेशा से रहे हैं, वो उसी को सपोर्ट करेंगे। तो जो सेंधमारी होनी है वो डीएमके में होना है। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि इलेक्शन के बाद किसी के पास भी स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। तो इस केस में हो ये सकता है कि एनडीए का जो गठबंधन है वो विजय के साथ मिलकर सरकार बना ले, या फिर विजय डीएमके और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके खुद ही सरकार में चले आए, और जैसा कि पवन कल्याण डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, उसी तरीके से इनको भी एक पोस्ट मिल जाए।